नमस्कार। मैं संजय कुमार। भगवान बिरसा की धरती से आप सभी को जोहार। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। सहकारिता आंदोलन की जागरूकता के क्रम में अगले वीडियो के रूप में हम आज चर्चा करेंगे सहकारिता क्या है, सहकारिता का अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। सहकारिता का अर्थ या परिभाषा, इसको हम दो रूपों में चित्रित करने का प्रयास करेंगे। भारतीय परिप्रेक्ष्य, भारतीय परंपरागत परिप्रेक्ष्य में सहकारिता का अर्थ या उसका मतलब क्या है, और आधुनिक या वैधानिक रूप में या जो वर्तमान परिस्थिति में कानूनी रूप में सहकारी समितियों या सहकारी विधान का जो प्रावधान है, सहकारिता के जो परिभाषा है, उसको हम लोग चित्रित करने का प्रयास करेंगे। मौलिक रूप से सहकारिता दो शब्दों के मिलने से बना हुआ है, सह प्लस कारिता। इसका अंग्रेजी रूपांतरण कोऑपरेटिव है, जो भी दो शब्दों के मिलने से बना है, को प्लस ऑपरेटिव। जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट है, को का अर्थ होता है एक साथ मिलकर, ऑपरेटिव का मतलब होता है किसी चीज़ को संचालित करना, कोई काम करना। हिंदी में भी सह का मतलब होता है एक साथ मिलकर, दो से अधिक व्यक्ति मिलकर। कारिता मतलब करना, कोई चीज़, कोई श्रम करना, प्रयत्न करना। अर्थात दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर जब किसी एक समान उद्देश्य के लिए, एक समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील होते हैं, समानता के स्तर पर, आपसी प्रेम और भाईचारा के स्तर पर जब कार्य करते हैं, उसे सहकारिता कहते हैं। महात्मा गांधी ने भी सहकारिता को परिभाषित करते हुए, सहकारिता का अर्थ बताते हुए उन्होंने कहा है कि कोऑपरेटिव इज़ द एक्सटेंशन ऑफ फैमिली इंस्पिरेशन। पारिवारिक जो चेतना है, पारिवारिक जो इंस्पिरेशन है, उसी का विस्तार है सहकारिता। अर्थात सहकारिता में वही सब गुण पाए जाते हैं जो एक परिवार में होता है, जहाँ ऊंच नीच का कोई भेद नहीं होता है। जिससे जितना बन पड़ता है वो उतना श्रम करता है, और वो जो उपलब्धि होती है उसमें सभी का अपना हिस्सा होता है। सभी अपनी आवश्यकता के अनुसार उसमें अपना लाभ प्राप्त करते हैं। सहकारिता का जो उद्देश्य, सहकारिता का जो अर्थ है, वो हमारी जो संस्कृति है, जो हमारी सभ्यता है, उसके प्रारंभ से ही भारत में सहकारिता एक मानवीय गुण के रूप में माना गया है। और ये मनुष्य का इंस्टिंक्ट है, मनुष्य का नैसर्गिक गुण है सहकारिता। इसको मैं समझता हूँ कि उचित रूप से चित्रित करने के लिए मैं अपने बचपन की कहानी से इसको स्पष्ट करने का प्रयास करूँगा कि सहकारिता के बारे में जब मैं बहुत छोटा था, तो घर में मैं 4 भाइयों में सबसे छोटा था। निश्चित रूप से घर के सबसे छोटे बच्चे थोड़े शरारती हो जाते हैं, चंचल हो जाते हैं। मैं भी उसी में था। घर के हर चीज़ पर मैं अपना अधिकार समझता था। मुझसे जो बड़े भाई, उनसे मैं हर चीज़ छीन लेता था, झपट लेता था, और उसमें कोलाहल होती थी, घर में उपद्रव की स्थिति होती थी। अंत में बात मेरे पिताजी तक पहुंचती थी। और एक बार की घटना है कि मेरे पिताजी दोनों भाइयों को बैठाकर एक कहानी उन्होंने सुनाई। कहानी कुछ धर्मशास्त्र से जुड़ा हुआ है। कहानी इस प्रकार है कि इस सृष्टि के रचयिता ब्रह्मदेव के 2 पुत्र, जैसा सभी जानते हैं कि असुर और सुर, देवता और दानव, 2 उनके पुत्र माने जाते हैं। ये दोनों ब्रह्मा के पुत्र हैं। एक तरफ देवतागण है, दूसरी तरफ दानवगण है। देवता सद्गुण के परिचायक हैं, उनके द्योतक हैं, और सारे अवगुण या उच्छृंखलता, सारी उदंडता, सारा जितने भी दुर्गुण हैं, उसके परिचायक या उसके संवाहक दानव पक्ष को माना जाता है। लेकिन संघर्ष के मामले में, तपस्या के मामले में, कठोर से कठोर तपस्या हो, साधना हो, इस मामले में देवता से कहीं भी दानव कम नहीं थे। धर्मशास्त्रों के अध्ययन से ये बात स्पष्ट है। एक बार की कथा आती है कि जैसा कि मेरे पिताजी ने बचपन में हम दोनों भाइयों को समझाते हुए, उन्होंने इस कहानी को आगे बढ़ाते हुए कहा कि एक बार दानव पक्ष अपने परमपिता ब्रह्मदेव से शिकायत की कि हर क्षेत्र में, हर चीज़ में, ज्ञान में, संघर्ष में, साधना में, कठोर परिश्रम में देवताओं की तुलना में दानव वर्ग ज़्यादा सक्षम हैं, ज़्यादा वो परिश्रम करते हैं। फिर भी
परमपिता आप क्यों देवता पक्ष को ज़्यादा महत्व देते हैं, उनका पक्ष लेते हैं। ब्रह्मदेव कुछ देर चुप रहे। उन्होंने दानव पक्ष को बताया कि ठीक है, मैं इसका उत्तर समय आने पर दूंगा। कालांतर में एक यज्ञ का आयोजन ब्रह्मदेव ने किया। यज्ञ के समापन के उपरांत एक भोज की व्यवस्था की गई और भोज में दोनों पक्षों को आमंत्रित किया गया। देवता पक्ष और दानव पक्ष दोनों उस भोज में आमंत्रित हुए। भोज में जैसा कि भारतीय परंपरागत भोजन की पद्धति है कि नीचे पालथी मार के बैठ के खाने की व्यवस्था रही है। एक तरफ देवता वर्ग और दूसरे तरफ दानव वर्ग को बैठाया गया और रंग बिरंग के सुगंधित भोजन परोसे गए। ज्यों ही खाने की बारी आई, सृष्टि के रचयिता ब्रह्मदेव के कृपा से दोनों पक्षों के हाथ टाइट हो गए। ये हाथ टाइट हो गए। अब यहाँ टाइट होने का परिणाम ये हुआ कि ये हाथ मुड़ता नहीं था, जिससे कि वो निवाला अपने मुंह तक लाएं कैसे। ये दुविधा दोनों पक्ष के लोगों के साथ उत्पन्न हो गई कि सामने अच्छे अच्छे लजीज व्यंजन तो रखे हुए हैं, सुगंध से पूरा माहौल सुगंधित है, लेकिन वो खा नहीं पा रहे हैं। दानव वर्ग में इतनी बेचैनी थी, वे अपना खाना ऐसे उठाते और सीधे हाथ को ऐसे ऊपर ले जाके अपने मुंह में डालते, ऐसे डालते, और इस डालने के क्रम में सारा मुंह उनका भोजन से भर जाता। आँख में, मुंह में, नाक, कान में, सब में वो भोजन का वो छितरा जाता, लेकिन उनके वो तृप्ति नहीं हो पाती और पूरा शरीर खाना से बदरंग हो गया। इसी क्रम में आपस में अगल बगल में जो दानव वर्ग के अन्य लोग थे, वो लोग भी ऐसा ही करते थे और इस क्रम में आपस में गुत्थम गुत्थी होने लगा। मारपीट की स्थिति आ गई, बहुत उपद्रव की स्थिति आ गई। यही समस्या दूसरे वर्ग में, देवता वर्ग में थी। लेकिन देवता वर्ग ने देखा कि अब इसका तो कोई हल निकालना पड़ेगा। उन्होंने अपना भोजन निवाला उठाया और बगल वाले के मुंह में ऐसे खिलाना प्रारंभ किया। फिर बगल वाले ने अपने बगल वाले के मुंह में ऐसे खिलाना प्रारंभ किया। ऐसे ये दोनों लोग आपस में अगल बगल खिलाते खिलाते सारे लोग शांतिपूर्वक, देवतागण अच्छा से भोजन कर लिए, तृप्त हो गए। उनके वस्त्र भी खराब नहीं हुए और कोई अशांति नहीं हुई। भोजन की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद ब्रह्मदेव ने दोनों पक्षों को एक साथ बिठाया और उन्होंने कहा दानव वर्ग को कि तुम्हारे इस प्रश्न का जवाब यही है कि देवता वर्ग का महत्व इसलिए अधिक होता है क्योंकि उसमें सहकारिता की भावना है, और यही एक चीज़ की तुम में कमी है जिसके चलते तुम दानव या असुर कहलाते हो और देवता वर्ग देवता कहलाते हैं, और देवताओं का इतना महत्व है और वो पृथ्वी पर पूजे जाते हैं। इसलिए सहकारिता देवता का गुण है और देवता के प्रतिकृति होने के नाते, देवता का प्रतिरूप होने के नाते मनुष्य, इंसान भी सहकारिता के गुण को धारण करता है, नैसर्गिक रूप से धारण करता है। इसलिए भारतीय 5000 वर्षों की संस्कृति में सहकारिता इसके कण कण में रची बसी हुई है। सहकारिता का बहुत ही व्यापक अर्थ रहा है। सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक हर स्तर पर सहकारिता का महत्व रहा है और सहकारिता से ही समाज का विकास उत्तरोत्तर होता आज तक आया है। निश्चित रूप से आधुनिक युग में पाश्चात्य के प्रभाव से इन सहकारिता की भावना में क्रमशः ये भावना तिरोहित होती गई है। फिर भी आज भी जो मूल समाज है उस समाज में ये सहकारिता की भावना है। आज भी सड़क पर अगर कोई आदमी कोई सवारी से टक्कर हो जाए, गिर जाए, तो आसपास के दुकान वाले अपना काउंटर छोड़ के दौड़ पड़ते हैं और उसको उठाते हैं, उसको सहायता करते हैं, उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाते हैं, उसके सामान को सजो कर रखते हैं। ये सहकारिता की मौलिक भावना का ही परिचायक है। इसलिए हमारी भारतीय परंपरागत परिवेश में जो सहकारिता का अर्थ भी बहुत ही व्यापक है, जो हर क्षेत्रों को छूता है, न केवल आर्थिक क्षेत्र को बल्कि सामाजिक क्षेत्र को, धार्मिक क्षेत्र को, सांस्कृतिक क्षेत्र को, शैक्षिक क्षेत्र को, हर एक प्रत्येक क्षेत्र को ये छूता हुआ एक सहयोग की, सहअस्तित्व की भावना के साथ समाज को आगे बढ़ाने की ये प्रक्रिया है। इस रूप में हम ये देखते हैं कि महात्मा गांधी का ये कथन कि सहकारिता सामाजिक जो पारिवारिक अभिप्रेरणा है उसी का विस्तार है। तो ये जिस तरह से समाज में परिवार में कोई भेदभाव नहीं होता, छोटा बड़ा बूढ़ा सभी अपनी क्षमता अपनी योग्यता के अनुसार परिश्रम करते हैं, परिवार के बारे में सोचते हैं और जो लाभ प्राप्त होता है
उस लाभ में सभी अपना आवश्यकता अनुसार अपनी चीज़ों को प्राप्त करते हैं। भारतीय संस्कृति में प्रारंभ से ही सहकारिता के कई कई रूपों में, कई स्वरूप में सहकारिता के संगठन मौजूद रहे हैं, जैसे संघ, श्रेणी, अखाड़ा, मंडल इत्यादि सभी परंपरागत रूप से सहकारिता के स्वरूप रहे हैं। और इस रूप में सहकारिता हमारे संस्कृति, हमारी सभ्यता में आरंभिक काल से लेकर और अभी तक किसी न किसी रूप में, किसी न किसी परिवेश में, किसी न किसी ढंग से सहकारिता का संगठन मौजूद रहा है और आज भी है और वो विकसित भी होता रहा है। अब हम देखते हैं कि आर्थिक पहलुओं एवं सामाजिक पहलुओं पर जोर देता हुआ आधुनिक एवं वैधानिक जो परिभाषा है उस पर हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं कि आधुनिक काल में या जिस रूप में हम वैधानिक या कानूनी रूप में सहकारिता की परिभाषा दी गई है, वो मूलतः इसलिए दी गई है कि औद्योगिक क्रांति के 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जो औद्योगिक क्रांति पश्चिम के देशों में प्रारंभ हुआ और उस औद्योगिक क्रांति के प्रति फलस्वरूप किसानों और मजदूरों की दुर्दशा प्रारंभ हो गई। गांव से जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी वो टूटने लगी और औद्योगिक अर्थव्यवस्था होने के चलते किसानों और मजदूरों की दुर्दशा बढ़ती गई, उनकी दारुण स्थिति बहुत ही विकट होती गई और उनसे ही निजात पाने के लिए पश्चिम के देशों में ये सहकारी समितियों की संकल्पना प्रारंभ हुई। इस कारण से इसके आर्थिक पहलू पर ज़्यादा ध्यान दिया जाने लगा। इसलिए चूँकि अंग्रेजी काल में ही सहकारी विधान का प्रारंभ भारत में भी प्रारंभ हुआ, इसलिए इसके आर्थिक एवं सामाजिक पहलू पर ज़्यादा ध्यान दिया गया और इनकी सहकारिता की जो परिभाषा आधुनिक काल में वैधानिक रूप से जो दी जाती है उसमें मूलतः आर्थिक और कुछ हद तक सामाजिक पक्ष को भी छुआ गया है। जहाँ तक सहकारिता की परिभाषा का प्रश्न है, इसको मूलतः 3 आधार पर इसकी परिभाषा की जाती है। पहला, आत्म सहायता या पारस्परिक सहायता के रूप में, चूँकि सहकारिता के जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं, सहकारिता के जो भी तत्व है उसमें आत्म सहायता और पारस्परिक सहायता सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है। दूसरी इसकी परिभाषा दी गई है पाश्चात्य विद्वानों से लेकर और सहकारी संगठनों के द्वारा, वो है आर्थिक पहलू के आधार पर। तीसरी परिभाषा इसकी कानूनी मान्यताओं के आधार पर इसको सहकारिता को परिभाषित करने का प्रयास किया गया है। सबसे पहले आत्म सहायता या पारस्परिक सहायता के आधार पर सर होरस प्लेकेंट के द्वारा इसकी परिभाषा देते हुए ये बताया गया है कि संगठन द्वारा प्रभावशाली बनाई गई आत्म सहायता ही सहकारिता कहलाती है। आगे चलकर आज़ादी की लड़ाई के समय, आज़ादी से पूर्व में सहकारी योजना समिति बनी थी 1946 ईस्वी में। सहकारी योजना समिति ने सहकारिता की परिभाषा देते हुए कहा कि सहकारिता संगठन का वह स्वरूप है जिसके अंतर्गत समाज के समानता के आधार पर अपने आर्थिक हितों की अभिवृद्धि करने के लिए संगठित लोग होते हैं। ILO ने भी इसकी परिभाषा देते हुए कहा कि एक सहकारी समिति समान आर्थिक कठिनाइयों का सामना करने वाले लोगों का संगठन है जो समान अधिकारों एवं उत्तरदायित्वों के आधार पर स्वेच्छापूर्वक मिलकर उन कठिनाइयों को दूर करने का प्रयत्न करते हैं। आर्थिक पद्धति के आधार पर सहकारिता को परिभाषित करने वाले PH केससमैन ने कहा कि सहकारिता सामाजिक तत्वों से युक्त एक आर्थिक पद्धति है। इसी को दूसरे शब्दों में महात्मा गांधी ने कहा कि सहकारिता पारिवारिक चेतना का ही विस्तार है, अर्थात सहकारिता में पारिवारिक तत्व युक्त होता है, जिसको PH केससमैन ने कहा कि सहकारिता सामाजिक तत्वों से युक्त एक आर्थिक पद्धति है। प्रोफेसर पॉल लंबर्ट ने भी आर्थिक पद्धति को ही, आर्थिक पहलू को ही महत्व देते हुए कहा कि एक सहकारी समिति एक ऐसी संस्था है जो उपभोक्ताओं के संघ द्वारा संगठित तथा निर्देशित की जाती है। इसके अंतर्गत लोकतंत्र के नियम लागू होते हैं और इसका उद्देश्य अपने सदस्यों एवं संपूर्ण समुदायों की सेवा करना है। इसके कानूनी पहलू या कानूनी मान्यताओं को महत्व देते हुए जो परिभाषा दी गई है
वो सबसे महत्वपूर्ण है भारतीय सहकारी अधिनियम 1912 की धारा 4 में जो इसकी परिभाषा दी गई है। वहाँ धारा 4 में ये परिभाषित करते हुए कहा गया है कि सहकारी समिति एक ऐसा संगठन है जिसका उद्देश्य सहकारी सिद्धांतों के अनुरूप अपने सदस्यों की आर्थिक हितों की अभिवृद्धि करना है। 1895 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय सहकारी संघ ने भी सहकारिता की एक व्यापक परिभाषा दी है और उनके द्वारा दी गई परिभाषा के अनुसार सहकारी समिति व्यक्तियों की एक ऐसी स्वायत्त संस्था है जो अपने उद्यम के जरिए अपनी सामान्य आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लोकतांत्रिक आधार पर प्रयत्न करते हैं और प्रयास करते हैं। इन सभी परिभाषाओं को देखने के बाद कुछ तत्व जो समान रूप से सभी में शामिल है वो यह है कि सहकारी समिति समानता के आधार पर, भ्रातृत्व के आधार पर, स्वायत्तता और स्वतंत्रता के आधार पर गठित एक ऐसा संगठन है जो अपने आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बराबरी के स्तर पर प्रयत्न करता है। इसमें एक व्यक्ति सबों के लिए प्रयास करता है, सभी व्यक्ति मिलकर एक व्यक्ति के उन्नयन का प्रयास करता है। इसीलिए सहकारिता का स्लोगन कहा गया है कि वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन, अर्थात एक व्यक्ति सबके लिए काम करेगा और सभी व्यक्ति एक आदमी के लिए करेगा। एक आदमी अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, अकेला आदमी अपनी आर्थिक सामाजिक अभिवृद्धि उतना नहीं कर सकता है जितना यदि पूरा समाज मिलकर उसके लिए करे। इसलिए सहकारिता की जो संकल्पना है, सहकारिता का जो मॉडल है वो विकास का सर्वश्रेष्ठ मॉडल माना गया है। और यदि इसमें समाज का सर्व व्यक्ति अपने तन मन धन लगाकर प्रयास करे तो निश्चित रूप से सहकारिता पूरी समाज, पूरे राष्ट्र या पूरे विश्व के विकास का एक सबसे बड़ा अलंबरदार साबित हो सकता है, सबसे बड़ा आधार साबित हो सकता है। इसलिए सहकारिता विकास का सर्वश्रेष्ठ मॉडल है, सर्वश्रेष्ठ संकल्पना है, सर्वश्रेष्ठ तरीका है। इसलिए सहकारिता आंदोलन हमारे देश में, हमारे राज्य में मौलिक ज़रूरत है। इसकी जानकारी सभी को होनी चाहिए और इसमें सभी लोग अपनी इस जानकारी का प्रयोग करते हुए सक्रिय रूप से सहकारिता से जुड़ें, उसमें भागीदारी अपना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।